नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि सीटेट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स तय किया गया है वो जनरल वालों के लिए 90 नंबर है। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए ये 82 मार्क्स है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये कहानी इतनी आसान भी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है और बहुत बार हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, भी कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। बहुत सारी जगह पर भी ये चीज है कि कभी-कभी जनरल कैटेगरी के बच्चे को भी 82 पर उसका सीटेट वैलिड मान लिया जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा जो ओबीसी में 82 प्लस लेकर के आया, 83, 84 लेकर के आया है, फिर भी उसका सीटेट इनवैलिड हो जाता है। साथ के साथ ऐसे बच्चे जो एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, उनका सीटेट 75 मार्क्स पे भी वैलिड हो जाता है। तो शायद आपको मेरी बातें सुन के लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये क्या कहानी है और क्यों ऐसा होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम होते हैं और नियम के अभाव में ही, नियम के ज्ञान के अभाव में, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कहां पे क्या नियम है, आप सोचते हैं कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। आप उस जगह एग्जाम भी देते हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं ना, तो वो आपको बाहर कर देते हैं ये कह करके कि आपका सीटेट इनवैलिड है। तो ये कहानी आपके साथ भविष्य में ना हो, तो इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरे नियमों को अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको जिस भी चीजों के बारे में बताऊंगा, जो भी डॉक्यूमेंट मैं रेफर करने जा रहा हूं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, एक सामान्य नियम जो चलता है, जिस प्रकार से हम सब समझते भी हैं और आपको बताया भी जाता है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि अंकों में बात करें तो 90। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपको 55% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 82। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है। कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूं। शुरुआत करते हैं हम सीटेट के नोटिफिकेशन से ही। देखिए, आप कभी भी जब सीटेट का नोटिफिकेशन आता हो, या अभी तक जितना भी सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए डिटेल्ड एक बुलेटिन नोटिस निकलता है सीटेट का, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करिए, लगभग 50-60 पेज का होता है। उसको डाउनलोड करिए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और उसको पढ़िए। जब आप वहां पे जो क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला जो सेक्शन होता है, आप जब वहां पर जाएंगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब जो सीबीएसई सीटेट का जब भी नोटिफिकेशन निकालती है, जो डिटेल्ड बुलेटिन होता है, जब आप उसको पढ़ेंगे, तो वहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले सेक्शन में ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी कि जनरल 90 नंबर लेकर के आएगा या 60%, या एससी, एसटी, ओबीसी 55% लेकर आएगा 82। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है और इसी वजह से सारी कहानी शुरू होती है। एक्चुअल में जो सीबीएसई नोटिफिकेशन निकालती है सीटेट का, उसमें अगर आप देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के सेक्शन में ये बात लिखी होती है कि सीटेट को लेकर के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया है, उसके लिए वो एनसीटी के नोटिफिकेशन को फॉलो करेगी। एनसीटी का कौन सा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डाल के आप सर्च भी कर सकते हैं। और डेट है 11 फरवरी 2011। ये 11 फरवरी 2011 की डेट में एनसीटी का नोटिफिकेशन आया था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, और उसी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को सीटेट भी फॉलो करेगी। बस इतना इसमें कह रखा है। लेकिन उसके साथ साथ दो सब क्लॉज भी हैं, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि इस वाले नोटिफिकेशन में आखिर ऐसी क्या बात थी। इस वाले नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना कह रखा है कि कोई भी पर्सन अगर टीईटी में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, मिनिमम 60% मार्क्स अचीव करता है, कितने परसेंट, 60% मार्क्स अचीव करता है, तो उसका टीईटी क्वालिफाई माना जाएगा। अब ध्यान रखिए कि इस नोटिफिकेशन में भी सिर्फ इतना कह रखा था कि 60% लेकर के आएगा तो उसका टीईटी क्वालिफाई माना जाएगा। यहां भी स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया कि जनरल इतने लेकर के आएगा, एससी, एसटी, ओबीसी इतने लेकर के आएगा, तब उसका टेट क्वालिफाई माना जाएगा। ये मैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो सीटेट
भी क्या है कि सीबीएसई कहती है सीटेट भी इसी नोटिफिकेशन को फॉलो करेगा, और अगर कोई भी व्यक्ति 60% मार्क्स लेकर के आता है तो उसका टेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो सीबीएसई सिर्फ यही कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर 60% मार्क्स ला रहा है तो उसका सीटेट क्वालिफाई है। तो सीबीएसई ने ये तो नहीं कहा ना कि आप 55% मार्क्स लाएंगे, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तभी आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। इस बात को समझ लीजिए, ये सीबीएसई ने नहीं कहा। पहले जब नोटिफिकेशन आता था शुरू में तब ये चीजें होती थी, लेकिन इसमें बहुत कंफ्लिक्ट हुआ और सीबीएसई ने खुद को काफी सेफ जोन में रखते हुए इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकालना शुरू किया। अब आगे की कहानी समझिए, ये तो थी आधी कहानी, अभी ये आधी है, पूरी नहीं है। इतना तो आप समझ गए ना कि सीबीएसई ये कहता है कि भाई एनसीटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम 60% मिनिमम जो लेकर के आएगा उसी का सीटेट क्वालिफाई मानेंगे, लेकिन साथ के साथ वो दो इसके साथ सब क्लॉज भी ऐड कर देते हैं। इस सब क्लॉज में क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, कोई लोकल बॉडी हो सकती है, या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है जो अपना स्कूल चला रहा है, ठीक है। ये कहते हैं, पहले क्लॉज में कह रखा है कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वो चाहे तो जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे, ध्यान रखिएगा, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकती है अकॉर्डिंग टू देयर रिजर्वेशन पॉलिसी। अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार वो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकती है। अब यहां पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने परसेंट का बेनिफिट मिलेगा, 5%, 10%, 15%, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ इतना कहा गया कि गवर्नमेंट या जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी, उस पर छोड़ दिया गया, भाई आप देख लो, आप रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बेनिफिट देना चाहते हो तो दे दो, जो भी आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार। समझ गए आप? यानी कि सीबीएसई तो ये कहता है भाई हम तो 60% पे मानेंगे क्वालिफाई स्टेट को, जो कि एनसीटी का नोटिफिकेशन है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी चाहे तो अपना बच्चों को दे दे अपनी जो उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी उनके अनुसार। इसके साथ साथ एक क्लॉज और इसमें है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बस इतना कहा गया है कि भाई सीटेट के जो भी स्कोर होगा ना, उसको चाहे तो कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में एज अ मार्क्स, मतलब क्वालिफिकेशन, मतलब कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसको कंसिडर कर सकती है सीटेट के मार्क्स को। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जनरली बहुत कम होता है, कहीं पे मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिटोरियस बेस पे होता है, तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलता है, अदरवाइज जब एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो वो नहीं होता। तो बी वाला जो पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो बस ये है और ये है। इन दोनों को पढ़ के जो मैंने अभी आपको बताया उससे आपने यही चीज समझी ना कि सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने साफ साफ अपने आप को इस कंफ्लिक्ट से दूर कर दिया है। सीधा का एनसीटी जो कहता है हम उसको मानेंगे, 60% पे सीटेट क्वालिफाई मानेंगे, और ये छोड़ दिया गवर्नमेंट पे कि भाई अपना सरकार जाने, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो सरकार के पास जाए, उनसे सोचे, उनसे जाकर के कंसिडर करे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताए। हम तो बस ये कहते हैं 60% पे टेट क्वालिफाई है, बाकी आपकी गवर्नमेंट जिसको जितना रिजर्वेशन बेनिफिट देना चाहे वो दे दे। अब सारी जो प्रॉब्लम होती है ना वो यहां से शुरू होती है, क्योंकि कोई भी अगर आप देखें यूनिफॉर्मिटी नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई यूनिफॉर्मिटी? क्योंकि एजुकेशन को लेकर के अगर आप देखें तो एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसी बना सकती है और अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसी उनकी बना सकती है। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे केवीएस हो गया या एनवीएस हो गया, इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का के अलावा अगर आप देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका एक तरीके से डायरेक्ट रूल होता है यूनियन टेरिटरीज पे, जितनी भी यूटीज होती है उन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो केवीएस, एनवीएस ये तो हो गए सेंट्रल, और इसके अलावा जो यूटीज में होते हैं, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में DSSB, ये यहां पे अगर आप देखें तो अलग सीटेट को लेकर के नियम चलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप स्टेट में चले जाएंगे, अगर मैं बात करूं बिहार की, जिसमें कि बीपीएससी के थ्रू जो होता है, बिहार, राजस्थान, यूपी, ठीक है, यूपी, यहां पे फिर नियम बदल जाते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें तो भाई सीटेट के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है उसको लेकर के नियम बदल जाते हैं। तो अब हम दोनों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बात समझिए कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं, इस बात को समझिए,
अगर कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी, अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेता है, तो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो उस वक्त अगर वो कह रहा है कि भाई मैं एससी से हूं, तो उसको अपना एससी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। और आप सभी को पता होगा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं कि ये भी दो तरीके का बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया और एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया। तो जब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स होते हैं उनमें क्या नियम लागू होता है, तो उसके अनुसार वही लोग इसमें पात्र माने जाएंगे जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एससी एसटी ओबीसी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इश्यू करती है, वो जिनके पास होगा वही इसमें मान्य होंगे। अब हम बात करें केवीएस एनवीएस या जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें DSSB, तो ये क्या नियम रखते हैं इसको समझिए। ये सिंपल यही वाला नियम रखते हैं कि भाई जनरल वाले 60% यानी कि 90 अंक, और जो बाकी के हो गए एससी एसटी ओबीसी ये अपना लेकर के आएंगे 55%, ठीक है, यानी कि 82 मार्क्स। तो ये मिनिमम जो मार्क्स हैं ये इन जगहों पर चल जाता है, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल द्वारा इश्यू किया गया जो रिजर्वेशन का, जैसे एससी एसटी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं स्टेट पे। अब स्टेट की कहानी बहुत अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान के चलिए अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अब आप किसी दूसरे स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रल के अलावा स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, तो मान के चलिए किसी ना किसी स्टेट के तो होंगे ना निवासी। अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार के अगर आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, या बिहार के एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो इस बात को समझिए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एससी एसटी ओबीसी की खासकर मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी बिहार गवर्नमेंट इशू करेगी, है ना। तो ऐसे में अगर आप किसी दूसरे स्टेट की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार के हैं और आप यूपी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे वहां पे बन जाएंगे जनरल। क्या बन जाएंगे? जनरल। और ऐसे में आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया होगा वो जनरल के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के स्कूल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे अगर आप वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जनरल काउंट होते हैं। और ऐसे में जो जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वही आपको वहां पे दिखाना होता है। अगर मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर कोई यहाँ पे बिहार में ही मान के चले, कोई बच्चा एससी का है और वो लेकर के आ गया है 83 मार्क्स, या ओबीसी का है वो लेकर के आ गया 83 मार्क्स, तो अब बिहार का है 83 लेकर के आ गया, अब आप देखें तो भाई उसका तो एक तरीके से सीटेट क्वालिफाई हो गया। लेकिन जब यही बच्चा यूपी की वैकेंसी में जाएगा, किसी यूपी की वैकेंसी में अप्लाई करने जाएगा, तो वहां पे क्योंकि ये बच्चा जनरल होगा और वो कहेगा कि मेरे 83 मार्क्स हैं, तो यहां की गवर्नमेंट उसको बाहर कर देगी, कहेगी नहीं आप हमारे यहां जनरल हैं, तो आप सीटेट में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे मार्क्स लेकर के आते हैं वही दिखाइए, यानी कि 90 नंबर लेकर के आते हैं, ठीक है, वो दिखाइए। तो ये एक चीज तो ये होती है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं कि विद इन स्टेट, सेंट्रल का तो आप समझ गए, विद इन स्टेट सबसे पहले स्टेट टू स्टेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो ऑटोमेटिक जनरल बन जाते हैं, और ऐसे में आपको जनरल वाले मार्क्स शो करने पड़ते हैं। पहली चीज तो ये। अब एक और कहानी सुनिए, स्टेट टू स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये स्टेट के पास पावर है। जो दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है कि भाई ये स्टेट के पास पावर है, क्योंकि यहां पे हमने देखा था कि गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो डिसाइड करेगी कि इसको कितना रिजर्वेशन बेनिफिट देना है। तो ऐसे में हर एक स्टेट अपना अलग अलग क्राइटेरिया रखती है। खासकर यहां पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बिहार का मैं एग्जांपल देता हूं। बिहार में अगर आप देखें तो बहुत ही अलग कहानी है। बिहार के अगर आप बच्चे हैं, आप बिहार में रहते हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो सुनिए क्या कहानी है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 60% मार्क्स यानी कि 90 अंक लाने पड़ेंगे। लेकिन वहीं आप ध्यान से समझिए, वहीं आप फीमेल जनरल हैं, फीमेल जनरल यानी कि आप जनरल तो हैं लेकिन उसके साथ साथ आप फीमेल भी हैं, तब क्राइटेरिया बदल के 55 मार्क्स हो जाएगा, यानी कि आपको 82 मार्क्स ही चाहिए। अब आप जनरल होते हुए भी आपका 82 पे सीटेट वैलिड हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पे कहानी देखिए कितनी अलग है। ऐसे ही अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का यहां पर 55% ही चलता है, तो ऐसे में 82 मार्क्स यहां भी चाहिए। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 75 मार्क्स। सिर्फ इतने नंबर अगर आप ले आएंगे तो आपका सीटेट यहां वैलिड होगा।
लेकिन यही बच्चे, जब यही सारे बच्चे यूपी की वैकेंसी में जाकर के अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे जनरल। फिर आप सोचे कि भाई हम वहां पे इस मार्क्स के बेसिस पे 82 या 75 के मार्क्स के बेसिस पे वहां पे हम अप्लाई करते तो आपका सीटेट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ कुछ कहानी होती है कि भाई जब आप मार्क्स कम लाते हैं तो आपको लगता है कि भाई मेरा तो सीटेट हो गया क्वालिफाई, मेरी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखें तो हर स्टेट के अपने अपने रूल हो जाते हैं जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपनी मतलब नौकरी मिलते मिलते उनको रह गई, सिर्फ इस वजह से, जानकारी के अभाव से। उनको लगता था कि भाई हमारा सीटेट क्वालिफाई है, उन्होंने अप्लाई किया, तैयारी की, एग्जाम क्रैक किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको बाहर कर दिया गया, ये कह करके कि भाई आपका सीटेट वैलिड नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपके साथ ना हो, तो कम से कम आप इन सारे नियमों को समझ जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे में मैं तो आपको सिंपल सा रूल कहता हूं कि आप जो सीबीएसई कहती है ना कि भाई हम तो 60% वालों को मानेंगे, तो आप वही करके चलिए। हालांकि देखिए, मेरे लिए ये कहना आसान है, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई 82 वाले बच्चों को अगर मैं 90 नंबर लाने की कह रहा हूं, यानी कि 8 नंबर ज्यादा, तो एक छोटी बात थोड़ी, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप इस बात को भी तो समझिए कि ये जो जितनी भी कहानी है, जितनी भी मैं आपको कहानी सुना रहा हूं अभी तक, ये सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी जैसे ही आप 90 नंबर लाएंगे ना। फिर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, कहीं की भी वैकेंसी हो, सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, किसी भी स्टेट की हो, कहीं की भी हो, सीटेट के बेस पे आपको कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा ये कहकर के भाई आपके सीटेट में कम नंबर है, अगर आप 90 नंबर लेकर के आते हैं तो इसीलिए सिंपल सा दिमाग में बात रखिए। बेशक आपको, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से और आपका 82 पे क्वालिफाई होता है, आप हमेशा दिमाग में 90 नंबर बिठा के चलिए कि भाई 90 ही लेकर के आने हैं, क्योंकि देखिए सीटेट एक ही बार देना आपको, क्लियर हो गया, लाइफ टाइम वैलिड है। तो जब लाइफ टाइम वैलिड है तो एक बार दे करके अच्छा स्कोर ले आइए और इन सारी झंझटों से दूर हो जाइए। अदरवाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होकर के अगर आप 82 लेकर के आएंगे तो कभी ना कभी आपको खतरा रहेगा कि यार दूसरे स्टेट में वैकेंसी आई है, वहां पे भी सीटेट वैलिड है लेकिन मेरे मार्क्स कम है, मैं जनरल हूं, वहां पे मैं फाइट नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इन बातों का ध्यान रखिए, और इसी के साथ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया है वो यही है, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से चीजें चलती हैं। अब ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।